आज हम लोग पुनः यौगिक डीएनए तकनीक का अध्ययन करेंगे। किसी भी जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए बायोकेमिस्ट पहले उस प्रक्रिया के विभिन्न घटकों को पृथक करता है। इन विट्रो परिस्थितियों में उस प्रक्रिया के विभिन्न घटकों का अलग अलग अध्ययन करता है, फिर इन खंडों को जोड़ता है जिससे पूर्ण प्रक्रिया की स्पष्ट छवि प्राप्त हो सके। कोई कोशा में कोई भी जो कार्य या प्रक्रिया चल रही है उसका मुख्य स्रोत, आणविक अंतर्दृष्टि का मुख्य स्रोत कोशा में उपस्थित उसका डीएनए है, जो सूचना का पूरा लेख है। और कोशा की जो स्वाभाविक क्षमता है किसी भी प्रक्रिया को करने की, वो उसमें उपस्थित जीन्स के कारण होती है। जीन्स क्रोमोसोम का खंड है। ये प्राय डीएनए के बने होते हैं। कुछ वायरसेस में ये आरएनए के होते हैं। जीन्स जो हैं वो किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बोयर, एस्कोहेन ने ऐसी तक और पी बर्ग ने ऐसी तकनीकें विकसित की जिसके द्वारा बड़े क्रोमोसोम से हम छोटे डीएनए खंड को पृथक कर सकते हैं, उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उस खंड की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उसको पृथक कर सकते हैं और उससे पुनः यौगिक डीएनए निर्मित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के लिए किसी एक व्यष्टि या कोशिका की अलैंगिक संततियों को क्लोन कहते हैं। अतः किसी भी क्लोन के सभी व्यष्टियों का जीन रूप एक दूसरे तथा क्लोन के जनक व्यष्टि के एक समान होता है। यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपीज जो कोशा की होती है, समान कॉपी प्रतियां जो कोशा की होती हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। सबसे पहले ये कोशा के लिए शब्द उपयोग में आया था, फिर डीएनए के लिए उपयोग में किया गया। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की समान प्रतियां किसी भी कोशा प्रकार में उपस्थित है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। डीएनए क्लोनन में विशिष्ट जीन अथवा डीएनए खंड को बड़े क्रोमोसोम से पृथक करते हैं और छोटे अणु वाहक अणु से वेक्टर से जोड़ते हैं या समाकलित करते हैं। इन काइमेरी वाहकों को क्लोनन या गुणन के लिए किसी उपयुक्त जीव परपोषी कोशा में प्रविष्ट कराते हैं। अतः एक क्लोन की सभी कोशिकाओं में इंडिविजुअल कोशिकाओं में समान पुनर्यौगिक डीएनए अणु उपस्थित होता है। इस प्रकार क्लोनन से डीएनए या जीन निवेश की बहुत सी प्रतियां प्राप्त होती हैं। 5 समान प्रक्रियाओं द्वारा किसी भी जीव से प्राप्त डीएनए का हम क्लोनन कर सकते हैं। पहले डीएनए को विशिष्ट स्थल पर कर्तित करते हैं। इसमें क्षारक क्रम विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस, जिन्हें हम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। वह आणविक कतरनी है, मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, जो इस क्रिया को प्रेरित करती हैं, जिसके द्वारा हम डीएनए का खंड प्राप्त करते हैं। एक स्वतंत्र प्रतिकृति में सक्षम छोटे डीएनए अणु का चयन करते हैं, वो वाहक का कार्य करता है। इन डीएनए अणु को क्लोनन वाहक कहते हैं। ये प्राय प्लाज्मिड अथवा वायरल डीएनए होते हैं। फिर दोनों डीएनए खंडों को, जो कि बड़े क्रोमोसोम से डीएनए खंड प्राप्त किया गया है और जो वाहक अणु का डीएनए है, उन दोनों को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ते हैं। फिर संयुक्त डीएनए अणु, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्रोतों से प्राप्त डीएनए जुड़े होते हैं, उसे पुनर्यौगिक डीएनए कहते हैं। इस वाहक को उपयुक्त जीव कोशा, जिसे परपोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं, उसमें प्रवेश कराना होता है। फिर इन रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं की पहचान एवं वर्ण सिलेक्शन, जिसके द्वारा किन कोशिकाओं में पुनः यौगिक डीएनए उपस्थित है, उस हिसाब से हम परपोषी कोशिका का चयन करते हैं और फिर उसका क्लोनन करते हैं, मल्टीपल कॉपीज उत्पन्न करते हैं। पुनः यौगिक डीएनए का निर्माण 3 उद्देश्यों से होता है। पहला है विशिष्ट डीएनए खंड की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त करना। दूसरा, किसी विशिष्ट जीन से अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करना। और तीसरा, संबंधित जीन को लक्ष्य जीव के क्रोमोसोम से समाकलित करना, जहां वह स्वयं को व्यक्त कर सके। आरडीटी के लिए विशिष्ट एंजाइम का समूह अति आवश्यक होता है। ये एंजाइम्स निम्नलिखित हैं: टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंध एंजाइम, टाइप प्रकार 2 की प्रतिरूप 2 की, ये डीएनए को विशिष्ट शार्परम पर विदलित करती है और जिससे हमें उपयुक्त डीएनए खंड प्राप्त होता है।
डीएनए लाइगेज ये दो डीएनए अणुओं या खंडों को जोड़ने में सहायक होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 ये गैप को फिल करती है जो ड्यूप्लेक्स डीएनए में उपस्थित होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड पर जोड़कर इस गैप को भरती है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये डीएनए प्रतिरूप बनाती है, कॉपी बनाती है आरएनए मॉलिक्यूल की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ये फॉस्फेट समूह 5 प्राइम हाइड्रोक्सी एंड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जोड़ता है, जिससे कि हम या तो डीएनए का चिह्नन कर सकते हैं या उसके लाइगेशन में ये सहायक हो सकता है। टर्मिनल ट्रांसफरेज ये होमोपॉलीमर पूछ 3 प्राइम हाइड्रोक्सी एंड जो लीनियर ड्यूप्लेक्स का है डीएनए का उसमें बनाती है। एक्सोन्यूक्लियस 3 ये न्यूक्लियोटाइड अवशिष्टों को पृथक करती है 3 प्राइम एंड में से डीएनए स्ट्रैंड के। फिर बैक्टीरियोफाज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस ये न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करती है 5 प्राइम एंड ड्यूप्लेक्स डीएनए के और इससे सिंगल स्ट्रैंडेड 3 प्राइम एंड्स निर्मित होते हैं। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये टर्मिनल फॉस्फेट समूह या तो 5 प्राइम सिरे से अथवा 3 प्राइम सिरे से या दोनों से पृथक करती है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियसिस एवं डीएनए लाइगेसेस की सहायता से पुनः योगज डीएनए की प्राप्ति होती है, अतः ये दोनों एंजाइम आरडीटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस इन्हें प्रतिबंध एंजाइम भी कहते हैं। ये डीएनए में विशिष्ट क्षार क्रम पर डीएनए का विदलन करती हैं। इन विशिष्ट क्षार क्रम को हम अभिज्ञान स्थल अथवा अभिज्ञान क्रम कहते हैं। उस स्थल पर डीएनए का विदलन करती हैं जिससे कि डीएनए खंड उस स्थल पर डीएनए का विदलन करती हैं जिससे छोटे डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। डीएनए खंड जिसका क्लोनन होना है उसे उपयुक्त क्लोनन वाहक से जोड़ा जाता है और इसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियसिस एंडोन्यूक्लियसिस वो एंजाइम है जो डीएनए को आंतरिक स्थलों पर कट करती हैं जिसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं। एंडोन्यूक्लियसिस का एक वर्ग डीएनए को केवल उन स्थलों के भीतर अथवा उन स्थलों के समीप कर्तित करता है जहां विशिष्ट क्षार क्रम उपस्थित होता है। ऐसी एंडोन्यूक्लियसिस को हम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं और जिन स्थलों को वो पहचानती है उन्हें अभिज्ञान स्थल कहते हैं। भिन्न रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए क्रम भिन्न और विशिष्ट होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कई बैक्टीरियल स्पीशी में पाई जाती हैं। डब्ल्यू आर्बन ने सबसे पहले इनके उपयोग को के बारे में बताया कि बाहरी या विजातीय डीएनए को पहचान कर उसे विदलित कर देती हैं। तो परपोषी कोशिकाओं का अपना स्वयं का डीएनए अपनी प्रतिबंध एंजाइम से इसलिए सुरक्षित रहता है क्योंकि उसके अभिज्ञान स्थलों में वो क्रम मिथिलीकृत रहते हैं। प्रायः एडेनोसिन अथवा साइटोसिन अवशिष्टों का मिथिलीकरण होता है और इस मिथिलीकरण की क्रिया मिथिलेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस तथा अनुरूप मिथिलेज को कभी-कभी प्रतिबंध रूपांतरण तंत्र कहकर संबोधित करते हैं। 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होती हैं, 1, 2 व 3 से इन्हें दर्शाते हैं। प्ररूप 1 व 3 मल्टी सब यूनिट और बड़ी एंजाइम्स हैं और इनमें एंडोन्यूक्लियस एवं मेथिलेज दोनों ही सक्रियता पाई जाती है। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये बड़े बहु उपेकाई कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें दोनों एंडोन्यूक्लियस एवं मेथिलेज सक्रियता पाई जाती है। ये डीएनए का विदलन रैंडम स्थलों पर करते हैं जो अभिज्ञान स्थल से 1000 बेस पेयर दूर होता है। ये अरूपांतरित डीएनए का विदलन एसिडोनिल मेथियोनीन एसिडोमेट एडीपी एवं मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में करते हैं। डीएनए मेथिलेज एवं एटीपीएस उपेकाई भिन्न अनुपात में भिन्न इको बी एवं इको के एंजाइम में उपस्थित होती हैं। 3 जीन 3 उपेकाइयों को कोडित करते हैं जो कि न्यूक्लियस सक्रियता, मिथिलीकरण क्रिया एवं एंजाइम की क्रिया विशिष्टता
के लिए उत्तरदायी होती हैं। यदि अभिज्ञान क्रम दोनों डीएनए रज्जुकों में मिथिलीकृत है तो एंजाइम उस क्रम को नहीं पहचानता है। यदि स्थल एक रज्जुक में मिथिलीकृत है तो एंजाइम दूसरे रज्जुक से बंधन करके उसे मिथिलीकृत कर देता है। और सामान्यतः यदि वह स्थल दोनों रज्जुकों में अरूपांतरित है तो एंजाइम अपने न्यूक्लियस मोड में परिवर्तित हो जाता है पर विदलन बंधन स्थल पर न होकर लूप्ड आउट डीएनए में नॉन रैंडम स्थल पर होता है। प्ररूप 3 प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम प्ररूप 1 एवं 2 के मध्यवर्ती होती है। ये डीएनए अणुओं को अभिज्ञान स्थल के से 25 बेस पेयर दूर के समीप विदलन करती है। उदाहरण है EcoP1 एवं HIN F3। ये भी बड़े मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स हैं। 2 उप-इकाइयां उपस्थित होती हैं जिनमें न्यूक्लियस एवं संयुक्त मेथिलेज सक्रियता होती है एवं विशिष्टता कारक उपस्थित होता है। प्ररूप 2 प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एच स्मिथ ने सर्वप्रथम इसका विलगन किया था। ये सरल एंजाइम्स हैं, इनको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए अणुओं का अभिज्ञान क्रम के भीतर ही उनका विदलन करती हैं। इनमें मेथिलेज अथवा एटीपीएज सक्रियता नहीं पाई जाती है। एक पृथक पूरक मेथिलेज एंजाइम पाई जाती है जो समान विशिष्ट अभिज्ञान क्रम को पहचानती है। जीन क्लोनन के लिए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग होता है। इनका अभिज्ञान क्रम 4 से 6 बेस पेयर लंबा तथा पैलिंड्रोमी होता है। पैलिंड्रोमी क्रम में प्रत्येक डीएनए रज्जुक के पहले आधे भाग का क्षारक क्रम दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों डीएनए के दोनों रज्जुकों में सांतरित विदलन करते हैं, मतलब स्टैगर्ड एंड्स बनाते हैं, अर्थात डीएनए अणु के दोनों रज्जुक अलग अलग स्थलों पर कर्तित होते हैं जिससे बहिसारित छोर प्राप्त होते हैं, प्रोट्रूडिंग एंड्स मिलते हैं। लक्ष्य क्रमों के पैलिंड्रोमी होने के कारण एक ही एंजाइम द्वारा उत्पन्न जो बहिसारित छोर हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः इन्हें अनुलग्नी या स्टिकी एंड्स कहते हैं। कुछ प्रतिबंध एंजाइम डीएनए अणु को दोनों रज्जुकों को एक ही स्थान पर कर्तित करते हैं, इसे संविदलन कहते हैं। इससे सपाट या फ्लश एंड्स प्राप्त होते हैं और इसमें बहिसारित छोर उपस्थित नहीं होते हैं। BAM-H1 स्टैगर्ड एंड्स बनाता है जबकि HAE3 ब्लंट एंड्स निर्मित करता है। एरोज जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर आबंध जहां विदलित हो रहा है उसको दर्शा रहे हैं। एस्टेरिस्क के द्वारा वो क्षार दर्शाए गए हैं जो मिथिलीकृत हैं। नाम पद्धति, एंजाइम का नाम 3 अक्षरों से बना है जो इटैलिक्स में लिखा जाता है। पहला अक्षर उस जीनस के नाम पर है जिससे एंजाइम की सर्वप्रथम खोज हुई, जिस बैक्टीरियल स्पीशीज से सर्वप्रथम खोज हुई उसे बड़े अक्षर में लिखते हैं। एंजाइम के नाम के दूसरे व तीसरे अक्षर उस स्पीशीज के नाम के पहले व दूसरे अक्षर हैं जिसमें एंजाइम सर्वप्रथम पाया गया, ये छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। विभेद स्ट्रेन या प्ररूप टाइप का नाम 3 अक्षरों के आगे सामान्य अक्षरों में लिखते हैं। फिर रोमन न्यूमरल से भिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को दर्शाते हैं जो समान बैक्टीरियल स्पीशीज से विलगत किया गया है। उदाहरण के लिए EcoR1, HindD3 इत्यादि।